तो अब एक दूसरा फोर्स देखते हैं, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो नॉर्मल फोर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है। पहला तो क्या है, इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। पिछले वीडियो में जैसे अपन ने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट में रहना जरूरी नहीं है ना। दोनों बॉडीज के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी होगा तब भी बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। नॉर्मल फोर्स में ऐसा नहीं है। नॉर्मल फोर्स में दोनों बॉडीज जब कांटेक्ट में आती हैं तभी वो फोर्स जो है वो एक्ट करता है। तो नॉर्मल फोर्स क्या है? नॉर्मल फोर्स इज अ फोर्स विथ विच अ सरफेस पुशेस बैक अ बॉडी अप्लाइंग फोर्स ऑन इट। मतलब किसी भी सरफेस पे यदि आप फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जिस फोर्स से वो सरफेस वापस पुश बैक करता है, मतलब वापस धक्का देता है, ठीक है, वो नॉर्मल फोर्स हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल यदि आप लें तो जैसे आप अपना हाथ जो है वो जैसे टेबल के ऊपर रख दिया आपने और फिर आपने टेबल को प्रेस किया, तो टेबल क्या करेगी? टेबल आपके हाथ को वापस पुश बैक करेगी, ठीक है, मतलब वापस धक्का देगी, ठीक है। तो वो जो टेबल जो धक्का दे रही है आपके हाथ को, वो नॉर्मल फोर्स हो गया जो टेबल ने लगाया आपके हाथ के ऊपर। और इसको यदि मतलब ये तो ठीक है भाई, जैसे फोर्स हमने लगाया है या टेबल लगा रही है, इसका ओरिजिन क्या है? एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो ये नॉर्मल है, NOR। द बेसिस ऑफ नॉर्मल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मतलब जैसे आप हाथ से पुश कर रहे हैं टेबल के अगेंस्ट में, तो जब आपके हाथ में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, वो टेबल के इलेक्ट्रॉन्स के बहुत पास आ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं किया है, बट फिर भी ये आइडिया तो आपको है ही कि सेम चार्जेस होते हैं, वो आपस में रिपेल करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। तो इसका ओरिजिन जो है वो वहां पे है एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो, है ना। हालांकि अपन एटॉमिक लेवल पे नहीं जाते हैं जब अपन नॉर्मल फोर्स को डिस्कस करते हैं, पर कंसेप्चुअली आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आपका हाथ जो है वो टेबल के थ्रू पास क्यों नहीं हो रहा। वो, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, उसके कारण पास नहीं होता। चौथा क्या? इट एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस। जैसा कि इसका नाम भी सजेस्ट करता है, सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में ये एक्ट करता है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, ठीक है, जो सरफेस होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो अपन कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, है ना, दो सरफेसेस के कांटेक्ट का, और उससे अपने को आइडिया लगेगा कि नॉर्मल फोर्स जो है वो एक्ट किस तरह से करता है। तो सपोज ये बॉडी है जिसका मास जो है वो m है, यहाँ ले देता हूँ, ठीक है। उसको किसी सरफेस पे रख दिया, फ्लैट सरफेस पे। अच्छा, इस सरफेस के नीचे सपोज ये यहाँ पे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल रफ में बनाया मैंने, मतलब यहाँ पे अर्थ है। तो और इसको आप टेबल का सरफेस मान सकते हैं। तो अर्थ जो है वो इस बॉडी को नीचे के डायरेक्शन में खींचेगी, है ना, और किस फोर्स से खींचेगी? mg, इस फोर्स से खींचेगी। अच्छा, यदि तो ये सरफेस यहाँ पे होता ही नहीं, तब तो बॉडी नीचे की तरफ एक्सेलरेट करने लग जाती, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, g के एक्सेलरेशन से बॉडी एक्सेलरेट करती। बट इस सरफेस ने यहाँ पे रह करके इस बॉडी को रोक दिया, तो इस बॉडी को वो पुश बैक कर रही है। ये जो वर्ड अपन ने यूज किया है, इसने बॉडी को, है ना, ऊपर की तरफ धक्का दिया, और किस फोर्स से पुश बैक किया? नॉर्मल फोर्स से पुश बैक किया। और इस वाले केस में चूंकि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट नहीं कर रही, ठीक है, तो रेस्ट पे आ गई ना, सरफेस के ऊपर रेस्ट पे आ गई, तो इसके ऊपर जितने फोर्सेस लग रहे हैं वो बराबर होने चाहिए। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा इस वाले केस में। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखें, जैसे इसमें क्या है, नॉर्मल फोर्स जो है वो mg के बराबर है, ठीक है, तो इक्वल भी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी है, ठीक है। तो हमने जो न्यूटन का जो थर्ड लॉ किया था, जिसमें हमने कहा था कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये जो दो फोर्सेस हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर हैं क्या? इसको सोचिए, है ना, वहां पे जाकर के आप एक बार उस वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, है ना। जो उस वीडियो में मैंने कहा था कि कई केसेस में बहुत ऑब्वियस नहीं होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर है कि नहीं। जैसे इस वाले केस में भाई आप कह सकते हैं कि
इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर का जो कंडीशंस थी कि मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उसको तो फुलफिल कर रहे हैं। पर ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। क्यों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है? क्योंकि उसकी एक कंडीशन और थी, क्या? ये एक्शन रिएक्शन पेयर डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स सेम बॉडी पे एक्ट कर रहा है, दिख रहा है? तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। अब यदि एक्शन रिएक्शन पेयर यदि अपन बनाएंगे तो उसको वो इस तरह से अपन करेंगे कि सपोज इस ब्लॉक को बॉडी 1 मान लेते हैं और ये टेबल को बॉडी 2 मान लेते हैं, ठीक है? तो ब्लॉक जो है बॉडी 2 पे जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो कौन सा फोर्स लगा रहा है? वो एक फोर्स लगा रहा है नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू ब्लॉक 1, ठीक है? और ये फोर्स किसके बराबर है? ये फोर्स mg के बराबर है। और क्यों mg के बराबर है? क्योंकि अर्थ जो है वो इस वाले ब्लॉक को mg फोर्स से खींच रही, ठीक है? तो जब सरफेस ने इस ब्लॉक को नीचे जाने से रोक दिया तो ये ब्लॉक जो है सरफेस पे कितना फोर्स लगाएगा? mg फोर्स ही तो लगाएगा। और ये वाला जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, बॉडी 1 मतलब ब्लॉक ड्यू टू द सरफेस, ये इस वाले ये N21 का एक्शन रिएक्शन पेयर है। आप देख रहे हैं, ये N21 जो है वो सरफेस पे लग रहा है और N12 जो है वो इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है। तो अब आप पूछिएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका रिएक्शन पेयर कहाँ है, ठीक है? तो इसका रिएक्शन पेयर क्या हुआ कि हमने ये भी देखा था कि एक्शन रिएक्शन पेयर का नेचर सेम होता है, ठीक है? तो ये mg वाला जो फोर्स है वो क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका रिएक्शन पेयर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा, ठीक है? और इसका रिएक्शन फोर्स क्या हो गया? ये ब्लॉक जो है वो भी अर्थ को खींच रही है ऊपर की तरफ, और किस फोर्स से खींच रही है? ये भी mg फोर्स से ही खींच रही है, ठीक है? भाई दोनों के बीच में फोर्स तो भले ये हो Gm/r², बट उनका मैग्नीट्यूड तो mg ही है, ठीक है? तो अर्थ ने ब्लॉक को mg फोर्स से खींचा और ब्लॉक ने भी अर्थ को mg फोर्स से खींच दिया। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है ग्रेविटेशनल फोर्स का, और नॉर्मल फोर्स का ये हो गया, ठीक है? तो ये डिस्टिंक्शन जो है उसको ध्यान में रखें। तो अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हमने ब्लॉक को रख दिया, और इंक्लाइंड प्लेन का एंगल यदि थीटा है तो इस ब्लॉक के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा mg, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है, ठीक है? तो इस mg का एक कंपोनेंट होगा जो कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलरली लग रहा है, ठीक है? वो कौन सा कंपोनेंट हो गया? इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा। अच्छा, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा, है ना? आप इसको चाहे तो यहाँ बना लें, यहाँ पे यदि मैं एक लाइन इस टाइप से पैरेलल खींच दूं तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 - थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, दिख रहा है? तो ये वाला एंगल जो है ये थीटा है। तो mg का वो कंपोनेंट जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है वो कौन सा हो जाएगा? mg cos थीटा। तो ये ब्लॉक जो है इस सरफेस पे mg cos थीटा से प्रेस कर रहा है। जैसे पहले वाले केस में ये ब्लॉक जो है सरफेस पे mg से प्रेस कर रहा था, यहाँ पे सरफेस इंक्लाइंड होने के कारण ये ब्लॉक mg cos थीटा से प्रेस कर रहा है। तो नॉर्मल फोर्स जो सरफेस पुश बैक करेगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा, और उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये डायरेक्शन होगा। और मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका? जिस फोर्स से ब्लॉक प्रेस कर रहा है उसी फोर्स से ये सरफेस जो है ब्लॉक को पुश बैक कर देगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये एग्जांपल देखते हैं। ये दो ब्लॉक्स अपन ने, है ना, बगल बगल लगा दिए और ये इनका सरफेस जो है टच कर रहा है। अच्छा, इस वाले ब्लॉक को यदि सपोज हम किसी एक फोर्स से पुश कर रहे हैं, है ना, फोर्स F से पुश कर रहे हैं। अच्छा, ऑब्वियसली फिर ये वाला ब्लॉक जो है, ब्लू वाला ब्लॉक, ये पिंक वाले ब्लॉक के अगेंस्ट में प्रेस करेगा। इसको मैं ब्लॉक 1 बोल देता हूँ, इसको ब्लॉक 2 बोल देता हूँ। तो इस वाले सरफेस पे नॉर्मल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में एग्जिस्ट करेंगे। एक फोर्स क्या हो गया? जो नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक 2 ड्यू टू ब्लॉक 1, इस नॉर्मल फोर्स से ये वाला ब्लॉक 2 को प्रेस करेगा, ठीक है? और जिस फोर्स से ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 को प्रेस करेगा
ब्लॉक 2 जो है वो पुश बैक करेगा ब्लॉक 1 को सेम फोर्स से, है ना, नॉर्मल फोर्स ऑन ब्लॉक 1 ड्यू टू ब्लॉक 2, ठीक है। अच्छा, ये जो नॉर्मल फोर्सेस जो हैं आपस में तो इक्वल हैं, बट ये ध्यान रहे ये F के बराबर नहीं है। ये अभी 1-2 वीडियोस बाद अपन एक एग्जांपल करेंगे एग्जैक्टली इसी फॉर्मेशन में, है ना, तब अपन कैलकुलेट करेंगे कि ये नॉर्मल फोर्स है कितना, ठीक है, पर ये F के बराबर नहीं है। सरफेस फ्रिक्शनलेस हो उसके बाद भी ये वाला नॉर्मल फोर्स जो है वो F के बराबर नहीं होगा। वो कितना होगा अभी अपन देखेंगे 1-2 वीडियोस बाद। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, ये वाला केस देखें, जैसे किसी वॉल के अगेंस्ट में एक लैडर हमने लगा रखी है, एक सीढ़ी लगा रखी है, ठीक। अच्छा, अभी तक जो अपन ने केस देखे थे उसमें 2 सरफेसेस थे, ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स जो है उन सरफेसेस के बीच में निकालना वो सिंपल ही था, ठीक है, क्योंकि एक सरफेस का नॉर्मल और दूसरे सरफेस का नॉर्मल वो दोनों, है ना, सेम ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। इस वाले केस में क्या है, एक बॉडी का तो पॉइंट है, जैसे लैडर है ना, उसका तो पॉइंट है, और दूसरी बॉडी मतलब वॉल जो है उसका सरफेस है ना, और इस वाले इस तरफ भी एक तरफ तो पॉइंट है और दूसरी तरफ सरफेस। तो जब किसी पॉइंट के अगेंस्ट में यदि सरफेस हो तो नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा। जो फोर्स जो लगेगा, ये वॉल जो है, ये मैंने जो डायरेक्शंस बनाए हैं ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है लैडर के ऊपर, ठीक है। ये वाला येलो भी लैडर के ऊपर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का जो डायरेक्शन जो है वो ये होगा, ठीक है। अपन जब रोटेशनल डायनामिक्स करेंगे तो वहां पे ये लैडर से रिलेटेड, है ना, कई प्रॉब्लम्स करेंगे, तो वहां पे इन नॉर्मल फोर्सेस को हम ऑब्वियसली डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया।